अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक डिसीजन और भारत के अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो कि ईरान के चाबहार पोर्ट में किया गया वो संकट में पड़ चुका है। भारत ने ईरान के साथ संबंधों को महत्वता दी है, संबंधों को आगे बढ़ाया है और भारत की वो स्ट्रैटेजी जो कि चाबहार पोर्ट पे इनडायरेक्टली चाइना को काउंटर करती है, अब अमेरिका को इससे क्या आपत्ति हो सकती है? क्योंकि 2018 में जब अमेरिका ने सैंक्शन से जो कि ईरान पे पूरे लगे हुए थे, उसमें सिर्फ चाबहार पोर्ट को वेवर दिया था, उसको रिवोक अब क्यों किया? 2018 से 2025 में ऐसा क्या बदल गया? सारी बात का विश्लेषण और भारत के उस संदर्भ को भी समझेंगे कि भाई भारत में आखिर ये जो अरबों डॉलर का नुकसान है वो है किसका, सरकार का या धन्ना सेठों का? सारी बात का विश्लेषण बहुत डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस तेजी से बढ़ते हुए परिवार का, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि सच सामने रखा जाए, राष्ट्र हित सर्वोपरि लेके आगे बढ़ा जाए। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत के अंदर एक अचरज का विषय ये हो सकता है कि भाई इस चर्चा की शुरुआत में ईरान होता, अमेरिका होता या तो अफगानिस्तान होता, लेकिन यहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इमेज क्या कर रहा है? मैं यहां पे एक स्टेटमेंट कोट करता हूं और इसी स्टेटमेंट को मैं वीडियो के एंड तक आते आते हम प्रूव करेंगे और आपको अमेरिका की उस छद्म जो नीति है, जो प्रॉक्सी स्ट्रैटेजी है, वो एकदम यहां पे क्लियर हो जाएगी, सामने आ जाएगी। बात समझिए कि ये जो सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है, ये जो चाबहार पोर्ट में भारत के निवेश को ठगने का प्रयास किया है, वो इनडायरेक्टली रशिया को रोकने की कोशिश है। अब आप सोचिए, निवेश भारत का, लोकेशन ईरान की, प्रभावित होगा तो भारत होगा या तो ईरान होगा, तीसरा देश प्रभाव में जो जाएगा वो अफगानिस्तान होगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान को बहुत मदद मिलती है। तो यहां पे रशिया की कहानी क्या होती है? सर सारी बात को समझते हैं, शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से इन्होंने फितरत आजमाई अपने सेकंड टेन्योर में, आप समझिए कि लगभग 6 महीने का कार्यकाल हो चुका है और अपने चुनावी भाषण में जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगता था तो उनके सामने बड़े बड़े बहुत सारे चैलेंज थे, जैसे हमास इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रशिया का वॉर था। वहां ये बोलते थे कि यूक्रेन वॉर 24 घंटे में रुकवाऊंगा। 24 घंटे होते होते कई यहां पे तो महीनों बीत गए इनके दूसरे कार्यकाल के, कुछ हो नहीं पाया। अब यहां पे स्थिति आ गई है कि अमेरिका ग्रेट बने तो बने कैसे, अपने वोटर को सेटिस्फाई करे तो करें कैसे? इन्होंने इस युद्ध का, ठीक है आपको पता है, भारत के माथे मढ़ दिया था कि इंडिया जो है वो पेट्रोलियम लेता है और इसी के नाम का 25% टैरिफ हिंदुस्तान पे लगाया, लेकिन प्रभाव पड़ा नहीं। भारत और रशिया के संबंध यथावत ही बढ़े, इवन उनके अंदर प्रगति ही हुई और इसके विकास ने कहीं ना कहीं तकलीफ दी अमेरिका को। युद्ध रुक नहीं पाया, भारत और रशिया के संबंध मजबूत बने रहे। उन सब के बीच में जो खटास जहां पैदा हुई वो हुई भारत और अमेरिका के रिलेशंस में, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत ट्रेड डील हमसे करेगा, भारत रशिया के साथ में नहीं जाएगा, भारत यूक्रेन के उस इशू के ऊपर पेट्रोलियम परचेज करना बंद करेगा, क्योंकि हमारा आदेश है। अब हमारे के अंदर जब वो हम कोट अनकोट हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा में जब वो हम शब्द चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अहंकारी कहते हैं और अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, इनका कहां चलेगा? अब आगे देखिए सर, होता क्या है। रही सही के अंदर कोर कसर इस एससीओ की समिट ने पूरी कर दी। आप समझिए कैसे इस चाबहार को बीच में लाया गया है। एससीओ समिट के अंदर जब ये ट्रॉइका, ये त्रिकोण, ये जो त्रिमूर्ति हैं, जब एक साथ खड़े हुए तो अमेरिका और बाकी जो वेस्ट है, स्पेशली अमेरिका की विचारधारा के प्रभाव में लोग हैं, उनको उम्मीद ये नहीं थी कि भारत इस तरह का रिएक्शन दे देगा। भारत इतना वार्मली, भारत इतना मजबूती से रशिया और चाइना के साथ में रिलेशन मजबूत करेगा। यहां पे ज्यादा तकलीफ जो है वो रशिया से ज्यादा चाइना से थी, क्योंकि चाइना और इंडिया को अमेरिका एक उस रूप में, हथियार के रूप में देखता है कि इंडो पैसिफिक में अगर मुझे मेरी दादागिरी को बरकरार रखना है तो भैया मुझे इन दो देशों के बीच में दूरियां रखनी पड़ेगी और हिंदुस्तान को एज ए टूल यूज करके मैं अपनी दादागिरी चलाऊंगा। लेकिन सारा मामला यहां पड़ गया सर फिसड्डी। अब बात आती है कि रशिया यहां पे कंट्रोल होगा कैसे? रशिया को कंट्रोल करने के सारे प्रयास कर लिए। अब यहां पे चाबहार को इन्होंने टारगेट बनाया। चाबहार पे थोड़ी नजर दौड़ाएं तो सर लिखा है कि यूएस हिट्स इंडिया चाबहार पोर्ट। आप थोड़ी सी नजर डालें सर, ये कांडला पोर्ट हमारे गुजरात का है, वहां से आप चलेंगे तो थोड़ी दूरी के ऊपर यहां पे ये चाबहार पोर्ट ईरान का आ जाता है। चाबहार पोर्ट की, और ये जो एक दूसरा स्टार मैं यहां बना रहा हूं, ये है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। इस बलूचिस्तान के हिस्से में जो कि चाइनीज कंपनियां यहां पे काम कर रही, चीन का अच्छा खासा प्रभाव है।
इस पोर्ट के बीच में दोनों की दूरी देखें तो लगभग 72 किलोमीटर की है। ठीक है सर, 72। भारत को जब आवश्यकता होती थी अफगानिस्तान में एंट्री देने की तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होता था कि भाई ये रोड के रास्ते से हम जाने तो देंगे नहीं, अब आपके पास रास्ता बचेगा क्या? तो भारत ने चाबहार पोर्ट का यूज किया और अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में अपना क्रिएटिव रोल निभाना शुरू किया। अब यहां पे आप इसको अमेरिका से जोड़ के देखिएगा। अमेरिका यहां पर जो अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए सालों से कब्जा जमाए बैठा था, वो यहां से रवाना होकर चला गया। अब ये बोलते हैं कि साहब आप यहां पे अब करोगे क्या, यहां तो गवर्नमेंट तो है नहीं, ये तो तालिबानी सरकार है, वो अमेरिका के साथ नहीं है, हमारा एयरबेस पे कब्जा है। रात को एक वीडियो और देखिएगा, एयरबेस को लेकर अमेरिका कितना परेशान है और अफगानिस्तान के उस एयरबेस को वापस पाने की चाहत है। देखिएगा सर, पूरा डिटेल कवर करूंगा। खैर, तो यहां पे ये मसला, अब यहां पे इसको कंट्रोल करना, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान बात बात में आंख दिखा रहा है तो कंट्रोल करने के 50 रास्ते होते हैं। अब इसके बीच में खबर ही आती है कि ट्रंप रिवोक्स सैंक्शंस वेवर लिंक्ड टू द ईरान चाबहार पोर्ट। मतलब यह है सर कि जब यहां पे सैंक्शंस लगाए गए थे तो पूरे ईरान पे सैंक्शंस थे कि इनके साथ में व्यापार कोई करेगा नहीं। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक शब्द का प्रयोग कर देता हूं, SWIFT, ये जो स्विफ्ट होता है, ये स्विफ्ट वो बैंकिंग या फाइनेंशियल या लेन देन का सिस्टम है, टेक्निकली आप समझिए, जिसपे अमेरिका का ये सिस्टम है और इस सिस्टम पे दुनिया के लगभग सभी देशों की निर्भरता है। रशिया की भी थी, चीन की भी थी, लेकिन वो तो अब अपना नया सिस्टम बना चुके हैं। भारत आज भी इसी स्विफ्ट सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अब जब सैंक्शंस लगते हैं तो सीधी सीधी बात क्या होती है सर, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेन देन किसका? पैसों का। अब आप किसी के पैसों के लेन देन को ही कट कर दोगे तब फिर क्या होगा सर, कौन आगे बढ़ेगा? तो कुल मिलाकर के ये सैंक्शंस इसलिए हैं कि जो भी अगर उस सिस्टम से होके जाएगा, चाहे फिर वो इंश्योरेंस पेमेंट हो, चाहे फिर वो डॉलर का फ्लो हो, कुछ भी हो, सारा स्विफ्ट के थ्रू होना है, तो सैंक्शंस यहां लगे। लेकिन चाबहार पोर्ट को 2018 में इन्होंने वेवर दे दिया, छूट दे दी कि भी ठीक है भारत यहां पे अपना काम करे, कोई इशू नहीं। और ध्यान रखिए 2018 में छूट देने वाले राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे, जो कि उनका फर्स्ट फेज हुआ करता था। अब यहां पे खबरें बनना शुरू हुई। मनी कंट्रोल ने कवर किया, यूएस रिवोक्स चाबहार पोर्ट वेवर सैंक्शंस अप्लाई फ्रॉम द सितंबर 29 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इसको फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया। इन अदर ब्लू टू इंडिया, यूएस रिवोक्स सैंक्शंस वेवर ऑन ईरान चाबहार पोर्ट। इसके बाद में ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसको सेम खबर को कवर किया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब इसका इंडिया पे क्या प्रभाव होना है। जो चर्चा हमने शुरू की है कि रशिया से कनेक्ट होना, तो वाया इंडिया से होते हुए हम आगे चलेंगे और ये भी देखते चलेंगे कि किन धन्ना सेठों का पैसा यहां फंस गया है और वाकई में फंसा भी है या फिर ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि साहब पैसा इन लोगों का लगा है। देखिएगा सर, यहां से बात आती है अब कांडला पोर्ट और इसको साहब को हम देखते हैं एक बार। यहां पे हमारा कांडला पोर्ट है, ये मुंबई पोर्ट है। अब ग्वादर से होते हुए हमारे को एंट्री मिलती है अफगानिस्तान में, ईरान से यहां से एंट्री मिलती है हमारे को अजरबैजान में। तो ये अजरबैजान से होती हुई ये रोड सीधी जाती है, रशिया को कनेक्ट करती है। अब रशिया की यहां पे एंट्री परेशानी का कारण। दूसरा, पाकिस्तान और जिस तरीके से अभी अमेरिका की गलबैयां देकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में इंडिया की एंट्री हो। दूसरी बात ये कि जबकि भारत ने बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा अफगानिस्तान में डाला कि वहां लोकतंत्र स्थापित रहे, लोकतंत्र मजबूती से रहे, तो अमेरिका की पोजीशन में और इंडिया की पोजीशन में अंतर था। अमेरिका भी कहता था कि डेमोक्रेसी को हम स्टैब्लिश करेंगे, हामिद करजई की सरकार को वहां जो था वो सपोर्ट करेंगे, इंडिया भी यही बात कह रहा था। लेकिन सर आपने देख लिया अंतर क्या था, अमेरिका अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश करना चाहता था, भारत अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश करना चाहता था। तो आज भी हमारे अफगान भाई जो हैं भारत से लगाव रखते हैं, अमेरिका को गाली देते हैं, क्योंकि आज भी भारत उनकी मदद कर रहा है और अमेरिका ने जहां स्वार्थ हटा वहां से ये लोग रवाना होकर के चले गए। और वो बड़े मजबूत आपने चित्र देखे होंगे कि जब ये यहां से रवाना हुई थी इनकी एयरफोर्सेस। अब मेरे दोस्तों, ये जो ग्वादर एयरपोर्ट इसके बीच का जो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां से काउंटर होता है चाइना। अब बात यह है कि अमेरिका को क्या परेशानी हो सकती है यदि यहां पे आकर के इस इंडो पैसिफिक का ही तो वो पावर चाहता है, तो यहां पे इंडिया मजबूत हो और वो सोच रहा है कि भारत मेरा अच्छा दोस्त है, या भारत इस गलत फहमी में है कि अमेरिका हमारे लिए अच्छा सोचेगा, जैसा कि वो रोज रोज बोलते हैं कि इंडिया इज माय गुड फ्रेंड, मोदी इज माय गुड फ्रेंड। तो गुड फ्रेंड है तो सर फिर हमारे ही कॉम्पिटिटर से हमें तकलीफ में क्यों डाला जा रहा है, सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, यदि चाइना को कंट्रोल नहीं करना अमेरिका चाहता, तो फिर वो ड्रामा वहां एससीओ की बदनामी या फिर भारत को उसके लिए काउंटर करने की आवश्यकता कहां है। सर समझिए इनकी कहां चोरी छिपी हुई है। जब ये 2024 आया था,
मई 2024, अगर मैं गलत नहीं हूं, मार्च या मई 2024 है, डेट में एग्जैक्टली क्लियर करूंगा। इस समय आकर के भारत ने ईरान के साथ में 10 साल का एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है, कि भैया हम क्या करेंगे, 10 ईयर पैक्ट विद ईरान टू ऑपरेट चाबहार पोर्ट। अब ये खबर ऐसी थी कि भारत जो है वो ईरान के इस चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए ऑपरेट खुद करेगा, बढ़िया पैसा लगाएंगे। और इस बात को लेकर ईरान खुश भी था, क्योंकि यहां पे बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आने वाला था। अब बात समझिए यहां पे इस ब्रिक्स एंगल को, कि ब्रिक्स एंगल जुड़ेगा किससे, रशिया से। आपको पता होगा कि वर्तमान में ब्रिक्स में जो हमारे 5 कोर मेंबर के अलावा 6 अन्य सदस्य भी, टोटल 11 में से एक ईरान भी है। अब ईरान का एक तो ये बात आती है कि ब्रिक्स के साथ में कोऑपरेशन है, इंडिया भी ईरान के साथ में आगे बढ़ रहा है, रशिया भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब यहां क्या हो रहा है, ये आकाशवाणी की एक खबर है, डेट बताता हूं, 18 जून 2025 की। मेरे दोस्तों आपको पता होगा जब इजराइल और ईरान का टेंशन शुरू हुआ था, उस समय पे जो उनके ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, इन्होंने कहा था कि बैटल हैज बिगिन एज ईरान फायर्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स एट इजराइल। यानी ईरान ने भी घोषणा की थी भैया युद्ध की शुरुआत है। तो अमेरिका की उन सारी धमकियों को ईरान ने सिरे से नकार दिया था और साइड में रख दिया था। उसके बाद में ईरान की उस सिचुएशन को देखते हुए, आपको बाद में पता ही है कि अमेरिका ने कौन से बड़े यहां पे हमले किए और वो सारी बातें, तो एक खुन्नस ईरान को लेकर यहां से शुरू हुई। और इजराइल जो कि अमेरिका की एक्सटेंडेड कॉलोनी मिडिल ईस्ट में है, उसके ऊपर जब उसके आयरन डोम को फेल किया ईरान ने और बड़े मजबूत वहां पे हमले हुए, इवन उनकी जो जब दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को गिरा दिया गया, तब साहब मामला जो था वो काफी टेढ़ा पड़ गया था। ये वीडियो देखिए जो आपको रियलिटी दिखाएगा आखिर में अमेरिका के खुन्नस के कारण है क्या। ईरान के उस जो इनकी संसद हम कह सकते हैं, या तो लीडर्स जहां पे जिस हाउस में इकट्ठे होते हैं, वहां पे अमेरिका के फ्लैग के साथ में जो हुआ वो आपके सामने है। तो कुल मिलाकर के गुलामी बर्दाश्त हुई नहीं, और यहां पे गुलामी की भी चिंता नहीं है, चिंता है अपने लालच की, चिंता है अपने यूएसडी की, चिंता है अपने पेट्रोलियम की। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं उस बात को समझिए। ईरान को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद किया। इराक को यह कह दिया कि साहब यह वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और एक देश के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सरेआम फांसी पे चढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ सीरिया के अंदर सारा माहौल खराब इस बात को लेकर किया गया कि यहां केमिकल वेपन डेवलप किया जा रहा है, और अब उसी देश के साथ के राष्ट्रपति के साथ में हैंडशेक हो रहा है, जिसको ये टेररिस्ट कहा करते थे। और तीसरी चीज, ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन को लेकर सारा मसला यहां पे रखा। तो क्या अमेरिका वाकई में रोक पाएगा क्या ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से? आपका ओपिनियन क्या है, और क्या उसे बनाना चाहिए? ओपिनियन बने उसके पहले रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देख लो एक बार, ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ऑनेस्टली, बिना किसी बायसनेस के कवर किया है कि कैसे आखिर में ईरान की सिचुएशन जो है वो बिगड़ी है, ठीक है। अब आप देखो सर कहानी कहां से आती है। अब यहां पर बात आई भारत के ऊपर तीखी नजरें डालने की, तो आखिर में क्या हथियार यूज किए डोनाल्ड ट्रंप ने, कौन से हथियार का यूज करके परेशानी को इनिशिएट किया? तो उस परेशानी का, उस हथियार का नाम है IFCA, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट 2012। ये बार बार मैं IFCA वर्ड यूज करूंगा, इस एक्ट को ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली इसका जो दिखाने वाले दांत जो हैं, दिखाने वाले दांत वो है कि भैया ईरान की गतिविधि यानी हथियारों के प्रसार को और उसके वित्तीय नेटवर्क को नियंत्रित हमें करना है। तो ये तो सर दिखाने वाली बात है। असल बात है कि ईरान के पेट्रोलियम पे ये कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद मोसद्दीक की एस्टैब्लिश लोकतांत्रिक सरकार को 50 के दशक में क्यों गिराया गया? रीजन कि उन्होंने कह दिया था कि पेट्रोलियम जो सेक्टर है उसको हम नेशनलाइज करेंगे। तो अमेरिका और ब्रिटेन की जो ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है BP, जिसके साथ में भी जियो का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जियो BP हम जिसे बोलते हैं, वो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने यहां पे सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और अपने चहेते जो नेता थे उनको वहां लाके बिठा दिया था, शाह रजा पहलवी को। और उसके बाद के अंदर उनके अत्याचार से मुक्ति ईरान ने पाई, अपनी जो इस्लामिक क्रांति वहां पे हुई उसके बाद में, और तब से आज तक अमेरिका के संबंध खराब है। कारण क्योंकि उसको पेट्रोलियम का राज चाहिए था, ठीक है सर। अब देखो यहां पे हुआ क्या, ये जो IFCA है, IFCA का कैसे यूज हुआ, डेट वाइज चलते हैं सर। 2018 के अंदर जो ट्रंप का फर्स्ट फेज आया था, उसमें इन्होंने क्या किया था कि एक सैंक्शन वेवर दे दिया था, कारण कि इंडिया ईरान का सहयोग बढ़ ले, अफगानिस्तान का रिकंस्ट्रक्शन और रीजनल कनेक्टिविटी संभव हो सके। क्योंकि 2018 तक ट्रंप जो है अफगानिस्तान के साथ में पॉजिटिवली जुड़े हुए थे, ठीक है। अब जब बात आती है कि भाई अब रिकंस्ट्रक्शन नहीं करना, तो ट्रंप का रीसेंट बयान है कि अब हमें उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, और डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या वहां इंसान नहीं है? सोचने वाली बात है।
दूसरी बात, वो जो तालिबानी सरकार है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि भारत का बहुत बड़ा पैसा अफगानिस्तान भी जाता है, भारत बहुत बड़ी मदद अफगानिस्तान में भी करता है। कारण यह है क्योंकि हमने हमारे पड़ोसियों को वरीयता दी है, जैसा कि भारत अब नेपाल के साथ में भी अच्छे रिलेशन डेवलप करने के लिए उनका सहयोग कर रहा है। अब आप देखो, ये तकलीफ तो पाकिस्तान की, मई 24 में 10 साल का एग्रीमेंट हो गया। अभी जो एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट को करने वाली कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। मेरे दोस्तों, ये एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, मतलब भारत की सरकार ने ये एक स्पेशल कंपनी बनाई सिर्फ इसी पर्पस से, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये केवल इसी के लिए ये डेडिकेटेड काम करेगा। अब बात को समझिए, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, ये जो अपना पूरा पोर्ट है, इस पोर्ट के शहीद बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का काम की जिम्मेदारी ले ली। घोषणा कर दी इन्होंने कि वेवर खत्म करेंगे और 29 तारीख से ही वेवर जो है वो लागू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के भारत का करोड़ों करोड़ रुपया यहां पे फंसेगा। अब यहां पे सर देखो, ये सारी बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कौन कौन सी, क्योंकि भारत ने बहुत बड़े बड़े जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 844 मिलियन यूएसडी का तो हमने अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। तो हमारी जब वहां पे प्रोजेक्ट रुकेंगे तो भारत को तकलीफ होना स्वाभाविक है, सहज है। अब आप एक और बात देखिए कि इंडिया का ये पावर प्लेन ईरान था क्या, कि जब हमने यहां पे पैसा डाला, इस पैसे को डालने से हमने तो चाइना को ग्वादर पोर्ट के थ्रू काउंटर कर लिया, दूसरी हमने पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में एंट्री ले ली, और तीसरी चीज हमने पाकिस्तान को छोड़िए पूरे यूरोप को बाईपास करके सीधा एक कॉरिडोर का रास्ता ओपन कर दिया, जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। और यही वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि रशिया को रोका यहां पे जाएगा, क्योंकि सीधी कनेक्टिविटी रशिया की बनाता है और रशिया को सीधी एंट्री इंडियन ओशियन में देता है, जो कि इंडो पैसिफिक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अमेरिका इसे कभी नहीं चाहेगा। अब यहां पे सर देखो, 120 मिलियन यूएसडी के लगभग का तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर दिया, 250 मिलियन यूएसडी की क्रेडिट लाइन दे दी। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है कि बहुत ही कम ब्याज के ऊपर हमने आपको कहा कि भैया इतना पैसा आप हमसे उधार ले सकते हो, ये सीसी लिमिट, क्रेडिट कार्ड की लिमिट जैसा आप समझिए। इसके साथ में आप देखो कितना बड़ा 90,000 टीईयूज कंटेनर ट्रैफिक और 8.4 मिलियन मीट्रिक टन बल्क के जनरल कार्गो की, यानी सामान रखने की जगह और कंटेनर्स की स्पेस। सर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत ने किया, और ऐसे इन्वेस्टमेंट और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अपेक्षा ईरान को नहीं थी। और अमेरिका भी सोच रहा था कि भैया ये चलेगा तो अल्टीमेटली हम इसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन जब अमेरिका को ही महसूस हुआ कि भैया यहां पे एंट्री है नहीं, ईरान जो है वो रुक नहीं रहा, चाइना भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो भारत को बैकफुट पे डालने की कोशिशें हैं। क्योंकि भारत का पैसा यदि रुकेगा तो अल्टीमेटली दबाव के अंदर घूम घुमा के कौन आ जाएगा, रशिया आ जाएगा। देखो सर कैसे। अब सब जो मेन मुद्दे पे आइए कि यहां पर किसका पैसा गया, ये पैसा क्या किसी अडानी का है, ये पैसा अंबानी का है, या किसी और प्राइवेट घराने का है, या तो इस देश की सरकार का है, यानी हम जैसे साधारण टैक्स पेयर्स का है। तो सर बात को समझिए, इंपॉर्टेंट 6 बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें से 2 दूर हो चुकी है, 4 शामिल है, उनका यहां पैसा लगा हुआ है। सबसे पहली तो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, आईपीजीएल की मैं बात कर चुका हूं, मेजर ये कंपनी है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ये शुरुआत में आईजीपीएल का प्रमोटर रहा, उसने आईजीपीएल में लगभग 60% इक्विटी इसमें जेएनपीटी की डाल दी थी। तो आईजीपीएल जो आप आईपीजीएल जो देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट कंपनी है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी सरकारी कंपनी है। इसके बाद में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जिसे पहले आप कांडला पोर्ट ट्रस्ट कहते थे, 40% इक्विटी सर इसकी हुआ करती थी। अब जेएनपीटी और आपके डीपीटी, यानी जो आपके दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है कांडला वाला, उन दोनों की हिस्सेदारी 60 और 40, यानी पूरी हिस्सेदारी को लेकर कहां लेके आ गए, आपके सागरवाला डेवलपमेंट कंपनीज लिमिटेड। और कुल मिलाकर के अब ये सारा पैसा एक तरह से आ चुका है इन 2 कंपनियों के बीच में। अब यहां पे एक अरिया बंदर ऑफ ईरान, अरिया बंदर ऑफ ईरान, ये ईरान की कंपनी है, भारत की कोई साझेदारी इसमें है नहीं। ये आईजीपीएल के साझेदारी के तहत काम करती है, अर्थात ईरान की पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की साझेदारी में टर्मिनल के प्रबंधन का संचालन में शामिल है। और इरकॉन लिमिटेड, ये तो सर इंडियन रेलवेज का एक कंपनी है। तो 6 कंपनियों के अंदर ये क्या है, टोटल पैसा जो है सारा का सारा भारत की सरकार का है। इसमें किसी प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट स्टेक होल्डर नहीं है कि साहब ये प्राइवेट किसी एक घराने ने पैसा यहां लगाया है। लेकिन क्या
वो लोग नहीं चाहते थे ऐसा हो सर, बिल्कुल चाहते थे। एसआर ने प्रपोज किया था कि साहब हमें मौका दीजिए, हम यहां डेवलप करना चाहते हैं। यहां पे अडानी ने ऑफर किया था हमें मौका दीजिए, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन उस कंडीशंस को देखते हुए सारी के सारा पैसा जो है वो राज्य सरकारी संस्थाएं ही कर रही हैं और प्राइवेट एंटिटी का कोई यहां पे निर्णायक रोल नहीं है। ठीक है सर, तो यह बात यहां पे एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो पैसा यहां लगा है ये भारत के राज्य का पैसा, इंडियन स्टेट का पैसा, किसी प्राइवेट स्टेक होल्डर का पैसा नहीं है। अब सर बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जब भाषण देने लगते हैं या इनकी जो भाषा की शैली है उसमें एक बात तो एकदम स्पष्ट होती है कि कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं। अब जब मेक अमेरिका ग्रेट के नारे लग रहे हैं तो मेक अमेरिका ग्रेट में सबसे बड़ी समस्या रशिया है और वो आज से नहीं है, इनके लिए इतिहास साक्षी है। पहले वही यूएसएसआर के रूप में खड़ा होकर आता था, इनको लगा था 90 के दशक में हम यहां के हम सिकंदर, यूनिपोलर वर्ल्ड होगा, एक छत्र राज करेंगे, मामला फिसड्डी हो गया। अब इनको काउंटर करना है रशिया को। यूक्रेन वॉर नहीं रुकना चाहिए, यह अमेरिका की दिली चाहत है क्योंकि वो उससे पैसे कमाता है। लेकिन बार बार खबरें ये तो आनी चाहिए कि रशिया इज रेडी टू टॉक विद ट्रंप, रशिया इज रेडी टू सिट ऑन द टेबल, रशिया इज एग्री विद द टर्म्स ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। तो साहब वो चीजें पॉसिबल नहीं है और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो इन्होंने घेर घुमेर के करके अपना पैसे की कमाई होती रहे, अपना नाक भी ऊंचा रहे। देखो सर दुनिया को एक नया एंगल दिखाते हैं। बात रही रशिया की, तो रशिया की सर सबसे बड़ी जीत कहां हो रही है और ट्रंप की परेशानी क्या है? वो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एनएसटीसी। क्यों सर? आज के टाइम में यदि इंडो पैसिफिक में आपको, माफ कीजिएगा, इंडियन ओशियन में आना है, इस इंडियन ओशियन में आने के लिए यूरोप से कनेक्टिविटी कहां बनती है कि आप अटलांटिक होते हुए आप मेडिटेरेनियन में आओगे, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के पास से यहां से आप जब चलोगे सर तो इस जो आपकी सुएज कैनाल है, सुएज नहर को क्रॉस करके आपको ये रास्ता देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में यदि भारत को रशिया तक पहुंचना है, समझें इस बात को, तो भारत की डिपेंडेंसी जो है वो यूरोपियन नेशंस पे है। ये यूरोपियन नेशंस को आप कह लो नाटो कह लो, आप इसको G7 कह लो, आप इनको माफ कीजिएगा EU कह लो। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के ही ये एक तरह से उसको कह सकता ना कि ये सपोले हैं, उसी के पाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर रशिया यहां से कंट्रोल, थोड़ा दबाव में रहता था। अब एक अल्टरनेट रास्ता यदि यहां से ईरान, चाबहार, ये ईरान से ही आता है बीच में अजरबैजान। अजरबैजान की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है सर, ये रास्ता कैस्पियन को भी जोड़ता है, जो कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी के रास्ते के जो देश है वो इससे कनेक्ट होते हैं और ये सीधा रशिया में एंटर करता है। मतलब इस एरिया को, फिर वो चाहे चाइना, जो एक मिडिल ईस्ट, इसके अलावा हमारा सेंट्रल एशिया, इंडिया, फिर अगर इंडिया जुड़ा है तो साउथ ईस्ट एशिया, ये सारा एक फॉर्म में कनेक्ट होता है। इसकी वजह से तो मैंने बोला था कि अमेरिका की परेशानी हिंदुस्तान को यह कह के है कि हिंदुस्तान को रशिया से दूर करा जाए, बिकॉज अल्टीमेट परेशानी रशिया की पोजीशन है। आपको पता होगा स्विफ्ट सिस्टम जिसकी मैंने बात की, स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया था। अब बैंकिंग लेन देन जब स्विफ्ट से बाहर किया गया और जब चाबहार पोर्ट पे सैंक्शन लगेंगे तो आप समझिए परेशान कौन होगा? भारत की कंपनियां होगी, क्योंकि लेन देन की डिपेंडेंसी हमारी स्विफ्ट के ऊपर है। अब यहां पे क्या है, जैसा रशिया ने अल्टरनेट निकाला इनका SPFS का, खुद की बना ली। चाइना ने जो है वो इसको एक तरह से चाइनीज स्विफ्ट जो है खुद को बनाया इन्होंने CIPS के नाम से। तो भारत के पास में बड़ा सुअवसर है कि अब हमारे उस पूरे चोले को हटा दें कि जब अमेरिका हर एंगल के ऊपर अपना रूप दिखा रहा है तो भारत को पूरी तरह ना सही लेकिन कुछ कदम आगे और बढ़ करके ब्रिक्स के साथ के अपने एसोसिएशन को मजबूत करना चाहिए। ऑलरेडी जो ट्रंप, माफ कीजिएगा, जो पुतिन है, पुतिन अपने SPFS में शामिल होने के लिए ब्रिक्स देशों को न्योता दे चुके हैं। कहते हैं कि भैया आप शामिल हो जाओ, आपके जो ट्रांजेक्शन है वो स्विफ्ट की बजाय आप हमारे देश से करिए, तो चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पे भारत को करना क्या चाहिए? अपने ट्रोइका को और मजबूत करना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि दबाव जितना बढ़ता है ना सर, आंच उतनी उछलती है। चाबहार पोर्ट का जो दबाव है ये भारत को इनडायरेक्टली दबाव में लेने का प्रयास है। ईरान के साथ में क्या स्थिति बनेगी वो एक भविष्य का आकलन होगा, लेकिन वो जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको ये कंट्रोल करके रशिया की एंट्री या नहीं करवाना चाहते। अगर ये सफल होता है तो भारत का आर्थिक नुकसान तो है ही, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में भी एक बड़ा, जिसको हम कहते हैं सेटबैक, ब्रिक्स के लिए, RIC के लिए, इंडिया के लिए, रशिया के लिए होगा। आपके ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बताइएगा। एनालिसिस कैसा लगा और क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट ईरान में 2018 से हमने जो
स्पेशली छूट मिली 2024 में जो हमने एक्शन लिए सर, उस समय भी ये मना कर सकते थे या उस बात को ऑब्जेक्शन कर सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, भारत के पास में हर बात का काट निकलेगी, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी हम लोगों ने दुनिया को सिखाई है। आपको ओपिनियन का स्वागत रहेगा। यदि सेशन अच्छा लगा तो आशीर्वाद आपका चाहिए, अच्छा कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे को हौसला देता है और हां, हमारे को आगे बढ़ने में मदद करिए। साथियों के साथ में चैनल को शेयर करके जरूर सब्सक्राइब कराइए। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात आप लोगों के साथ में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।